जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, वो लोग समाज सेवा करते हैं कि हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना। भाई स्कूल चलाना हमारा काम नहीं है, स्कूल चलाना सरकार का। गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रही है। कि ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो पॉलिटिशियन के ही होते हैं, तो ये भी एक रीजन है क्या? सो मैक्सिमम आपने कितना दिन स्पेंड किया है ऐसा जेल में कि हम सिर्फ टैक्स और वोट देकर के फुर्सत ना हो जाए? तो दुनिया में फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा माना जाता है। फिनलैंड ने अपने एजुकेशन सिस्टम को करिकुलम फ्री कर दिया है। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, फिर उनको रियलाइज हुआ कि समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है, और अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है उन चीजों को चेंज करने के लिए। सो उनका नाम है गौरव जी, और आज वो हमारे साथ ही बैठे हैं। तो मैं अब आपको उनके बारे में ज्यादा बताऊं उससे अच्छा डायरेक्टली उनसे बात करते हैं और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आपके पॉडकास्ट पे बात करने का। गौरव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आप जो भी कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मेरा नाम गौरव जायसवाल है। मैं मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सिवनी। अच्छा। और सिवनी जिले में एक ब्लॉक है जिसका नाम है कुरेंग। मैं वहीं रहता हूँ सिवनी में, लेकिन अच्छा। मेरा जो पूरा काम है उसे मैं दो हिस्सों में देखता हूँ। एक काम है शिक्षा का। बहुत आसान भाषा में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और बच्चों को पढ़ाना सीखता हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं, क्यों पढ़ाते हैं। तो ये हमारा काम है। एक संस्था है अग्रणी, जो शिक्षा पे बहुत लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी समझ बनाएं कि भाई ये जो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं ये क्यों पढ़ाते हैं, इसको कैसे पढ़ाना चाहिए, गणित, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनकी क्या ज़रूरत है। और फिर इसी को लेकर के टीचर्स के साथ भी काम करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी करते हैं, कुछ अपने पढ़ाने के नए तरीके बनाते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, मेले लगाते हैं, मज़े करते हैं। तो एक ये काम है। और दूसरा जो मेरे काम का हिस्सा है वो है एक्टिव सिटीजनशिप, सक्रिय नागरिकता। कि भाई नागरिक तो सब हैं, हम आप इस देश में पैदा हुए हैं तो हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हम सबको जागरूक नागरिक होने की भी जरूरत है ना, सक्रिय नागरिक होने की जरूरत है। कि हम सिर्फ टैक्स और वोट देकर के फुर्सत ना हो जाए। हमें चाहिए कि हम देश को चलाने की प्रक्रिया में भी एक सक्रिय भूमिका निभाएं। गौरव जी, मैं आपके एजुकेशन पार्ट से थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप मतलब स्कूल रन कर रहे हैं या फिर जो स्कूल्स हैं उनको कुछ ट्रेनिंग देते हैं, मतलब एग्जैक्टली आप थोड़ा सा और डिटेल में बता पाएं तो हम दोनों कर रहे हैं। अच्छा। एक छोटा सा स्कूल है जिसका नाम अग्रणी पब्लिक स्कूल। ये हमारे काम का केंद्र है। ये जो स्कूल है यहाँ 3 चीजें होती हैं। पहला कि इस स्कूल के अंदर हम छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा। बच्चों के साथ भी, शिक्षकों के साथ भी, और पढ़ाने के तरीकों पर। दूसरा काम है कि ये स्कूल आसपास के स्कूलों के लिए एक रिसोर्स सेंटर है। तो यहाँ से हमारी टीम जाती है, आजू बाजू के गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करती है। वहाँ पे कभी साइंस के वर्कशॉप्स, कभी मैथ्स के वर्कशॉप्स, अलग अलग विषयों पे हम वर्कशॉप्स करते हैं। वहाँ पे हम लोगों के लिए मेला लगाते हैं जिसमें हम एजुकेशन का मेला लगाते हैं। सो आप कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से बता सकते हैं कि मतलब आप एग्जैक्टली जैसे साइंस से रिलेटेड अगर आप बता सकें कि आप क्या एग्जैक्टली करते हैं। साइंस जैसे आपने कहा, तो मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम जब इसकी वर्कशॉप करते हैं तो हम ये करते हैं कि हम सारे सब बच्चों की टीमें बनाते हैं। अब सब बच्चों के पास एक प्लास्टिक का छोटा सा बॉल है और एक स्ट्रॉ है, और हमने एक रेस ट्रैक बनाया है। अच्छा। और उनका काम है कि उनको स्ट्रॉ से फूंक करके, ब्लो करके बॉल को चलाना है। और उसी ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में, हर ग्रुप का एक स्टूडेंट जो है वो डिस्टेंस मेजर करेगा, एक जो है वो टाइमिंग में मेजर करेगा कि किसने कितना टाइम लिया किस बॉल ने। और फिर जब ये गेम हम 10-15 मिनट खेल लेंगे, उसके बाद फिर बैठ करके हम ये पता करेंगे कि किसकी बॉल की स्पीड कितनी थी, क्योंकि हमने डिस्टेंस भी मेजर किया, हमने टाइम भी मेजर किया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे बच्चे गति के का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हें समझ में आएगा। सो गौरव जी, जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें इस प्रकार का करिकुलम नहीं होता है, मोस्टली वहां पे नॉर्मली पढ़ाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के पैटर्न में टाइम बहुत ज्यादा जाता होगा? जो हमारे कोर्स करिकुलम्स है वो बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरे देशों में यदि आप देखें तो दुनिया में फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा माना जाता है। फिनलैंड ने अपने एजुकेशन सिस्टम को करिकुलम फ्री कर दिया है। टीचर और बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस साल हमको क्या क्या सीखना है। हर बच्चा अपने लर्निंग टारगेट्स जो हैं वो खुद डिसाइड करता है, गोल्स अपने खुद तय करते हैं। देखिए क्या हो रहा है ना कि करिकुलम इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। करिकुलम पहले इंपॉर्टेंट था, उस वक्त जब पूरा एजुकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन बेस्ड था, जब
जानकारी ही इंपॉर्टेंट था स्कूल के लिए। तो अब schools are not mere source of information. Okay. Now schools are much beyond it. तो हमें कोर्स करिकुलम की चिंता छोड़ देनी चाहिए अभी तुरंत। गौरव जी, जैसे कि आपने बताया कि फिनलैंड में जो टीचर होता है और बच्चा होता है खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या पढ़ना है पूरे साल में। सो हमारे देश में ऐसा क्यों अवेलेबल नहीं? हमारे देश का एक अपना स्ट्रक्चर है ना, ऐसा नहीं कि कोई फिनलैंड का कोई बहुत आदर्श स्ट्रक्चर और हमारा बहुत खराब है, हमारा भी अच्छा है। और क्योंकि देश इतना बड़ा है, हमारे अलग तरह के टारगेट्स हैं। वो छोटे देश हैं फिनलैंड वगैरह, वहां पे वो अलग तरह से काम करते हैं। लेकिन हमें भी अब फ्यूचर के हिसाब से तो तैयार होना ही पड़ेगा। तो हम भले ही अपने कंटेंट को करिकुलम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, हम अपने स्कूल्स को करिकुलम से फ्री नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमको अपना करिकुलम कम तो करना ही चाहिए। अगर हम इसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो बच्चा कम टॉपिक्स पे ज्यादा समय दे सकता है और उसके बाद में उनके अंदर जो ग्रोथ है वो आपको ज्यादा मिलेगी। अब मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने एजुकेशन को क्यों चूज किया? आप चाहते तो किसी और फील्ड में भी काम कर सकते थे। तो देखिए, मुझे ना बहुत बहस करने की आदत है लोगों से। अच्छा। डिबेट, जनरल डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट्स, सोशल टॉपिक्स। मेरी इतनी सारी चर्चाओं में मैंने एक बड़ी कॉमन चीज नोटिस करी थी अपनी, और वो ये रही कि आप चाहे किसी भी तरह के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे बात करो, किसी, आप एंड में जाकर के किस बात पे चले जाएंगे कि एजुकेशन जिस दिन अच्छा हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें कि देश में यार दहेज की बड़ी समस्या है, कई लोग तो लड़कियों को जला के मार देते हैं दहेज के लिए, कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, कई किसानों को जमीन बेच करके अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए, कितनी गलत बात। लेकिन इस चर्चा को जब हम आधा घंटे कर लेंगे तो आखिरी में आप और मैं एक बात पे एग्री हो जाएंगे कि एक दिन एजुकेशन, सब एजुकेटेड होंगे तो ये चीज नहीं होगी, उस दिन ही नहीं होगी। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो दहेज देना नहीं पड़ेगा, और अगर जो सामने मांग रहा है अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो दहेज मांगेगा ही नहीं। एजुकेशन को अगर आपको समराइज करना है, जैसे इस वीडियो को शूट करने से पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम दो अलग अलग बातें। जो स्कूलों में, जो स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, अलग अलग, ये एजुकेशन सिस्टम है। और एजुकेशन लेकिन जो है वो तो हर दिन हो रही है ना, सुबह से रात तक एजुकेशन हो रही है। आप, मैं, हम सब सीख रहे हैं। एक वेस्टर्न एक कोट है बहुत फेमस, जो कहता है कि एजुकेशन इज द ओनली की टू गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम, या फिर सविद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण कहता है कि सविद्या या विमुक्तये, शिक्षा वो जो हमें आजाद करे। कहाँ से आजाद करे? कहाँ से आजाद करे, यही क्वेश्चन है कि क्या हम कहाँ गुलाम हैं जिससे शिक्षा हमें आजाद कर सकती। इसको एग्जाम्पल से लेते हैं कि ये तो बात हो गई, तो फिलॉसफी हो गई कि आजाद होना चाहिए, सविद्या विमुक्तये तो फिलॉसफी है। लेकिन हम स्कूल में जो कर रहे हैं उससे ये हो कैसे रहा है, तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक साइंस की क्लास चल रही है, उस साइंस की क्लास में टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की क्लास में टीचर आते हैं और टीचर आकर के ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसमें लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ एक मिनट कि फोटोसिंथेसिस यानी जो पौधे सूर्य की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये कक्षा 8वीं के विज्ञान का टॉपिक है। अब टीचर ने ये लिखा, तो विद्यार्थी के को सबसे पहली बात क्या पता चली, स्टूडेंट को, उसको एक नया नाम पता चला कि फोटोसिंथेसिस कुछ होता है भाई, क्लोरोफिल कुछ है ना, पेड़ भी भोजन बनाते हैं। ये सब बातें क्या है, दिस इज मेयर इंफॉर्मेशन, ये जानकारी है। अब क्या हुआ कि वो जो टीचर है उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये होता कैसे है। तो कोई टीचर है जिसने कोई वीडियो चला दिया 3D, कोई टीचर है जिसने बोर्ड में ही बहुत अच्छा समझा दिया कि ऐसे सनलाइट डायग्राम बनाया, कोई टीचर है जो बच्चों को गार्डन में ले गया कि चलो आओ गार्डन में देख लेते हैं, हम आपको बताते हैं कि भाई इमली के पत्ते इतने छोटे क्यों हैं, आम के पत्ते उससे बड़े हैं, केले के पत्ते इतने बड़े क्यों हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के कारण है, केले को थोड़ा ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना। तो ये फिर उन्हें बच्चों के समझ में आया। ये जो समझाने की प्रोसेस है, इसको एजुकेशन की लैंग्वेज में कहते हैं पेडागोजी। ये इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाती है, जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित करती है। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस सीखे हुए बच्चे हैं, इनमें से मान लीजिए 25 बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने फोटोसिंथेसिस सीख लिया, जिन्हें पता चल गया कि पौधे को धूप की जरूरत है भोजन बनाने के लिए। इसमें से कोई एक जो अपने घर जाकर के एक फ्लावर पॉट या एक पौधा, गमला अपने घर में जो उन्होंने अंदर रख रखा है,
उसे वो बैल्कनी में या बाहर धूप में रख दें। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि इस मोमेंट पे जो हमने सीखा उसमें से कुछ हमने अपने जीवन में उपयोग कर लिया, मतलब हम वो बन गए, वो हमारा हिस्सा बन गया। हर चीज जो हम सीखते हैं वो हमारा हिस्सा नहीं होती। भाई अगर आप 100 लोगों से पूछें कि क्या झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी बात, तो 100 के 100 लोग बोलेंगे कि झूठ बोलना तो बुरी बात है। पर क्या 100 लोग झूठ नहीं बोलते? वो पूरे 100 लोग झूठ बोलते हैं। राइट। तो उन्हें नॉलेज तो है, पर वो नॉलेज उनका विजडम नहीं है, वो उनका हिस्सा नहीं है। तो ये जो विजडम है ये आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। तो ये इंफॉर्मेशन से नॉलेज से विजडम की जो जर्नी है, यहाँ पे नॉलेज से विजडम, जैसे इंफॉर्मेशन से नॉलेज में पेडागोजी है, नॉलेज से विजडम में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। और आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो बात सविद्या विमुक्ते की कर रहे थे। राइट। तो फ्रीडम कहाँ से? फ्रीडम कैसे होगा? राइट। भाई हम तो सविद्या विमुक्ते कह रहे थे ना कि हमें तो चाहिए फ्रीडम। तो मैं इसे उदाहरण के तौर पे ऐसा कहता हूं कि जब किसी ऐसे क्षेत्र का बच्चा जहां बहुत अंधविश्वास है, जहां लोगों को लगता है कि नींबू मिर्ची से भूत प्रेत पकड़ में आते हैं, वहां जब ये विद्यार्थी स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस पढ़ ले तो ये अपने घर जाकर के उस नींबू मिर्ची को तोड़ के बाहर करेगा कि भाई कोई भूत प्रेत नींबू मिर्ची नहीं पकड़ रही है, क्योंकि नींबू मिर्ची तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा है मैंने। तो साइंस पढ़ के यदि हम अपने डर से मुक्त हो जाएं तो ये बच्चा क्या हुआ, ये अपने डर से आजाद हो गया। और यही एजुकेशन का मूल उद्देश्य है कि एक साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट किसी दिन ये सोच लेता है कि हमेशा माचिस से बत्ती जला के रोशनी नहीं हो सकती, बल्ब भी बनाया जा सकता, और फिर वो एडिशन बनता है ना। तो उसने अपने दायरे तोड़े। सोच का जो दायरा था कि रोशनी करने के लिए तो लालटेन ही जलानी पड़ती है, ये सोचने का दायरा था, उसने उस दायरे को तोड़ा। वो है आजादी। और शिक्षा का काम है हर इंडिविजुअल के अपने दायरों को तोड़ना, उसको अपने आप से, अपने डर से, अपनी लिमिटेशन से आजाद कर। गौरव जी, आपने इंजीनियरिंग किया, सो इंजीनियरिंग करने के बाद में मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अच्छी कंपनी में हाई पैकेज का जॉब मिल जाए और लाइफ सेट हो जाए। सो आप ये समाज सेवा में आ गए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपको उसने मोटिवेट किया या फोर्स किया कि इस लाइन में आपको काम करना चाहिए? एक दिन मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ, जिस दिन एक बार मैं एक बारिश में फंसा रात में, और बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, और रात में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई एक जंगल के बीच में, और हमने रात में उस गाड़ी को 4 किलोमीटर धकेला। अच्छा। और एक जगह पहुँचे। फिर जब सुबह हुई तो मैं कुछ ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठा हुआ था, एक ढाबा था वो, तो उनके साथ मैं ऐसे जनरली बात करने लगा। उनमें से एक की बैटरी ख़राब हो गई थी, तो मैं उनसे बात करने लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उनमें से एक दो महाराष्ट्र से थे, कोई कर्नाटका से था, एक हरियाणा के थे। तो उन्होंने बताया किसी का हम 30-35 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। तो उन्हें देख करके फिर मुझे लगा कि कभी ना कभी मैं भी अपने जीवन के इस पड़ाव पे पहुंचूंगा कि जब मुझे ये कोई काम करते हुए 30-35 साल हो जाएंगे। राइट। तो देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या मैं 35 साल ये करना चाहता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, टेलीकॉम इंजीनियरिंग का काम, और क्या 35 साल के बाद मैं जब पलट के देखूंगा कि मैंने क्या किया अपने जीवन में, तो क्या मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मुझे ये तो नहीं पता था कि क्या करना है, पर मुझे ये उस पॉइंट पे समझ आया कि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि वो मैं नहीं भी करूँगा तो कोई ना कोई करेगा। मतलब नेटवर्क लगाना ही है, तो यदि रिलायंस को नेटवर्क लगवाना है तो किसी से तो लगवा ही लेगी, मैं नहीं भी करूँगा तो भी लग जाएगा। लेकिन जो मेरे मन में था कि कुछ होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए तब मुझे नहीं पता। एक सवाल आपने ट्रक ड्राइवर को पूछा कि आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं, सो आपको लगा कि अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे तो क्या मैं उसको ऐसे ही जवाब देना चाहूँगा, पिछले 30-35 साल से मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ। सो आप लाइफ में जो करना चाहते हैं फिर आपने वो करना स्टार्ट कर दिया। सो आपने तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको फैमिली वालों की तरफ से प्रेशर नहीं आया? अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली वाले बोलते हैं यार इतना पैसा डाला आपके पीछे, पढ़ाई कराई है, इंजीनियरिंग में इतने पैसे इन्वेस्ट किए, अब जाओ काम करो, पैसे कमाओ तो हमारे पैसे वापस तो आएंगे। तो आपको ऐसा कुछ प्रेशर नहीं आया फैमिली की तरफ से? फैमिली से नहीं आया, पर आसपास से आया। अच्छा। जो एक समाज है, रिश्तेदार हैं, कहीं कहीं से, वहाँ से ज़रूर प्रेशर आता। मुझे याद है एक बार एक मेरे रिलेटिव थे, तो मैं कैमरा नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो समाज सेवा का काम है ये अमीर लोगों का काम है। हम तो लोअर मिडिल क्लास हो गए, हम नौकरी वोकरी करते हैं, कहाँ इस सब में लगे। तो उस वक्त मैंने इसको सोचा कि क्या ये सच बात है,
क्या सच में समाज सेवा करने का काम या सोशली कुछ बदलने की कोशिश करना सिर्फ अमीर लोगों का काम? और मुझे ये समझ में आया कि जिस व्यक्ति के पास अपनी खुद के जीवन की बहुत जद्दोजहद है, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा कि समाज की लड़ाई लड़ेगा? उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो सब कुछ लगा करके और समाज के लिए जीवन भर काम करे। राइट। लेकिन मेरे पास वो प्रिविलेज था। मेरे पास बहुत कोई पैसे नहीं थे, मैं कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं हूँ, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की ज़मीन थी गांव में, लेकिन मेरे पेरेंट्स क्योंकि वर्किंग थे दोनों। अच्छा, दोनों जॉब करते हैं। मेरी मम्मी टीचर थी, रिटायर हो गई हैं, मेरे फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो मुझे उनकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी। ओके। शादी मेरी हुई नहीं थी, अभी भी नहीं हुई है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकता हूँ, तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। तो मुझे रिस्क लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पर्सनल कैरियर से रिस्क ले रहा हूँ ना। राइट। उसका कोई बहुत ज़्यादा असर मेरी फैमिली पे नहीं जाने वाला। वैसे मोस्टली देखा जाता है कि ये जो NGOs होते हैं, इनको जैसे आपने CSR बताया, ऐसे में बहुत सारा फंड मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई हेल्प या ऐसा कुछ? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हम हेल्प सीख नहीं करते, और उसका रीज़न ये है कि हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना। भाई, स्कूल चलाना हमारा काम नहीं है, स्कूल चलाना सरकार का। राइट। भाई हाँ, आप और हम यदि 1 रुपए का शैम्पू का पाउच खरीदते हैं, उसमें भी हम 25 पैसा टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को। राइट। हम सुबह से शाम तक टैक्स दे रहे हैं, इनकम में टैक्स दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपने साल भर में 6 लाख रुपए कमाया, तो आपने सरकार को पहले तो उसमें टैक्स दे दिया, फिर जो बचा उसमें से आपने बाइक खरीदी तो आपने फिर टैक्स दे दिया। GST दे रहे हैं, बहुत सही। और यदि कार खरीदी और जाके किसी टोल में क्रॉस हो गए तो फिर टैक्स दिया। राइट। तो हम इतना टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ताकि सरकार स्कूल चलाए, ताकि सरकार एजुकेशन दे, देश का भविष्य तैयार करे। और हमारा काम सिर्फ स्कूल चलाना नहीं है, हमारा काम सरकार को क्वेश्चन करना भी है। और क्योंकि हमें पता है कि यदि हमने सरकार से पैसा ले लिया तो हम क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट भी तो अपने लेवल पे स्कूल चला ही रही है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि उनका काम, वो तो कर ही रहे ना अपना काम? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, ना मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं आज भी मानता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स भारत में सबसे अच्छे स्कूल हैं। सबसे चैलेंजिंग ग्रुप के साथ गवर्नमेंट स्कूल डील करता है। एक इंटरनेशनल स्कूल जो है, वो वहाँ पे वो बच्चा जा रहा है जिसके घर में पेरेंट भी अवेयर है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए खर्च भी करते हैं, एडिशनल पैसा भी लगाते हैं, स्कूल के बाहर भी वो बहुत सारी सुविधाएं और सारा बच्चों के लिए अरेंज कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे समाज के एक चैलेंजिंग तबके से आ रहे हैं। आर्थिक रूप से चैलेंज है। अगर बॉम्बे में तो स्लम में यदि बच्चे रहे, उनके आसपास हिंसा है, झगड़ा है, लड़ाई है, गाली गलौज है, उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, क्राइम है, फिर उनको काम भी करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं वो बाहर काम भी कर रहे हैं, तो उनकी परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग है। वहाँ पे टीचर्स के सामने बड़ा चैलेंज है। अच्छा। तो यदि वहाँ स्कूल में परफॉर्मेंस कम है तो उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे स्कूल या टीचर काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रही है। उन्हें उन स्कूलों को जिस हिसाब का सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। खर्च नहीं कर रही है, मतलब कितना खर्च करना चाहिए और अभी कितना खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, इंडिया में 1968 में एक रिपोर्ट आई। अच्छा। जो कि दौलत राम कोठारी नाम के एक व्यक्ति थे। उसमें उन्होंने बताया कि भारत में यदि हमको कोई भी एजुकेशन सिस्टम अच्छे से चलाना है तो हमें उसे चलाने के लिए या तो अपने जीडीपी का 6% या टोटल बजट का 20% इतना पैसा सरकार को एजुकेशन में लगाना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि 1968 से और पहले भी चल सकते हैं, 1948-49 में जब देश आजाद हुआ था तब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स चल रही थी और हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था। अच्छा। तो जब फंडामेंटल राइट्स पे डिबेट चली तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रपोजल किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट होनी चाहिए, देश शिक्षा भी हमारा फंडामेंटल राइट होना। तो उस वक्त उसका अपोज किया सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा कि अभी हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है कि हम एजुकेशन हर बच्चे को दे सकें। और ये बात उनकी सच है। पटेल साहब की भी उस समय के हिसाब से एक फेयर बात थी, क्योंकि वो एक ईमानदार लीडर थे। तो उनको लगा कि यदि गवर्नमेंट का फंडामेंटल राइट बना देंगे तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और पैसे ही नहीं तो कैसे देंगे। बराबर। तो उस वक्त वो नहीं बन पाया फंडामेंटल राइट। उसके 20 साल बाद 1968 आया जब दौलत राम कोठारी की कमीशन की रिपोर्ट आई। इन 20 सालों में भी हमने पैसा खर्च नहीं किया।
उस 68 से लेकर के आज तक कितने साल हो गए? 50 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, हम आज तक इस देश में एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी नहीं हुई कि जिसने एजुकेशन पे इसका 60% भी खर्च किया हो। सबसे ज्यादा जो लास्ट यूपीए गवर्नमेंट थी 2012-13 के बजट में 3.1% उन्होंने जीडीपी का एलोकेट किया था एजुकेशन में, और आपके हिसाब से 6% होना चाहिए। 6% होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दौलतराम कोठारी। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब हम अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि स्कूल्स परफॉर्म कर लें? नहीं कर सकते ना। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें जरूर अच्छा काम किया है, जैसे दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसमें पैसा लगाया। उन्होंने तो इवन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 20% कहा था दौलतराम कोठारी कमीशन ने, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट 25% भी लगाया। तो क्यों नहीं डालते? क्या इसका कोई पीछे का रीजन ये है कि ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो पॉलिटिशियन के ही होते हैं, तो ये भी एक रीजन है क्या? देखिए, डेमोक्रेसी में हम एक डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश में पब्लिक को वो मिलेगा जो पब्लिक मांगेगी। भाई पब्लिक आज के समय में आप देखेंगे तो देश में आप लोगों से पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, लोग बोलेंगे विकास होना चाहिए, सरकार को विकास करना चाहिए। विकास किस क्या चीज है में? एग्जैक्टली है ना, पर आप उनसे बोलेंगे कि विकास क्या है, तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पहला विकास मानते हैं। 4 लेन रोड बन जाए, गार्डन बन जाए, स्ट्रीट लाइट लग जाए। लेकिन क्या विकास सिर्फ यही है इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हमें अपनी अगली पीढ़ियों पे भी इन्वेस्ट करना है, उसे भी हम विकास मानते हैं? आज मान लीजिए आपके सामने, घर के सामने की सड़क खराब है, तो आप अपने जो क्षेत्र के नेता हैं उनको कोसेंगे, ये कैसा एमएलए है, इसके एमएलए के एरिया का रोड खराब है। लेकिन अगर आपके एरिया का गवर्नमेंट स्कूल खराब है, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो प्राइवेट में भेजते हैं। हाँ, तो हम उसकी अकाउंट, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी तय करना। अच्छा, लोकतांत्रिक जवाबदेही तय करना कि जिन लोगों को हमने चुना है उनकी जिम्मेदारी है ना कि स्कूल अच्छा करो। भाई कुछ तो करो, कुछ आप भी करो। ठीक है, गवर्नमेंट ने बजट नहीं भी दिया मान लेते, तो कुछ तो आप भी करो, आप कंट्रीब्यूट कर दो, आप अपने एमएलए लेड फंड से कुछ दे दो। राइट भाई 100 स्कूल नहीं कर सकते, 1 स्कूल करो, 2 करो, कुछ तो करो। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन पे फोकस ना पब्लिक का है, और क्योंकि पब्लिक का नहीं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी नहीं है, उसमें तो वोट चाहिए ना, वो वही काम करेगा जिससे उसका वोटर खुश होगा। राइट। तो हमें जरूरत है कि लोग अच्छे स्कूल देख के खुश होना शुरू हो जाएं। गौरव जी, अभी आपने कहा कि हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए हम उनसे सपोर्ट नहीं लेते, और अभी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी स्कूल्स में बहुत अच्छा एजुकेशन होता है। सो आपको नहीं लगता ये दोगलापन हो गया? मतलब गवर्नमेंट का के स्ट्रक्चर में एक है पॉलिटिकल ग्रुप, अच्छा है ना, सरकार जिसका काम है बजट बनाना, और एजुकेशन पे कितना पैसा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा जाएगा, और एक है गवर्नमेंट स्कूल, उनके टीचर्स वहां पे काम। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स, उनके टीचर्स के काम को बहुत प्रेज करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोग बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अच्छा, और उन चैलेंजिंग परिस्थितियों में जहां पे फंडिंग भी कम है, भाई किसको, हम कह रहे हैं कि बच्चे बैठे हैं, स्कूल टूटा है, अरे टीचर भी तो बैठा है ना टूटे में, बच्चे के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। लेकिन टीचर को तो अच्छा सैलरी मिल रहा है ना। अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ सैलरी अच्छा भी मिल रहा है, हाँ, आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, आपका ऑफिस टूटा है, आपके एक वर्क सेटिस्फेक्शन भी तो कोई चीज होती है। होंगे ना टीचर्स जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको अच्छा काम करने का स्पेस ही नहीं मिले, तो उसमें गलती तो उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर फंड्स नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं बना रहे। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज को, जिस दिन पॉलिटिशियंस को ये लगने लगेगा कि अगर मेरे क्षेत्र का स्कूल खराब हुआ तो मेरी जनता मुझे दोबारा वोट नहीं देगी, तो वो अपने आप काम करना शुरू करेंगे। So, मुझे लगता है कि जिसे सवाल पूछना चाहिए उसे पता ही नहीं है कि मुझे सवाल पूछना चाहिए, या फिर उसके पास टाइम ही नहीं है सवाल पूछने की। बिल्कुल सही बात है। आप एक तो प्रिविलेज ग्रुप है हमारे यहाँ जो पढ़ लिख गए, नौकरी में लगे अपना, तो उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है देश की कि क्या हो रहा है। उनके पास पैसे हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फीस देके पढ़ा लेंगे। राइट। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को अपने बच्चों को पढ़ाने के। और थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल्स को ऐसे भी देखा जाने लगा है कि वो एक सर्टेन क्लास के स्कूल्स, गांव में यदि आप जाएंगे तो गांव के जो सबसे अमीर परिवार और जो सबसे गरीब परिवार है, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब सबके स्कूल अलग अलग हो गए, तो एक ग्रुप ने अपने लिए अलग स्कूल बना लिए हैं सब प्राइवेट स्कूल, जहां वो फीस देके, उनका जब फीस देके काम चल रहा है तो वो क्यों परेशान होंगे। ये पिछले 14-15 साल के आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने आपका विरोध किया, आपको बहुत ही ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि आपको लगा कि यार ये मैंने डिसीजन क्यों लिया? हाँ, मतलब ऐसा तो कभी नहीं लगा कि डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि ये तो मैं सीख गया हूँ कि अगर आपको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और लोग आपका अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ सब्सटेंशियल किया है। अगर आप कुछ एग्जांपल बता सके कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ था। देखिए, एक सबसे बेसिक बात मैं पहला, यदि आप
सिर्फ सही को सही कहेंगे तो आपको सब सही कहेंगे। जिस दिन आपने गलत को गलत कहना शुरू कर दिया तो लोग भी आपको गलत कहना शुरू कर। मान लीजिए मैं एक स्कूल चलाऊं, वहां मैं बच्चों को पढ़ाऊं, बहुत अच्छा पढ़ाऊं, तो लोग मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, वाह जी वाह। लेकिन जिस दिन मैंने कुछ गलत होते देखने को क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिया कि अरे बाजू वाले स्कूल में टीचर एब्सेंट क्यों, या फिर इनके पास वो सुविधाएं क्यों नहीं जो इनको मिलनी चाहिए, तो उस दिन लोग आपसे खफा हो जाएंगे, ये ठीक नहीं। So, ऐसा कभी हुआ कि आपने कभी क्वेश्चन किया और आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करना पड़ा? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा, तो बहुत बार हुआ है। एक बार और उसके बहुत लंबे लंबे परिणाम भी निकले। जैसे एक बार हम एक सेंटर चलाते थे तब स्कूल के पहले, और उस सेंटर में हम बच्चों को मनरेगा के बारे में बताए। और मनरेगा जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, और उसका एक बहुत अच्छा MIS सिस्टम है। अच्छा। जिसमें आप ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोगों को कितनी मजदूरी। तो जब हमने वो देखा तो हमने बच्चों को सिखा दिया कि ऐसे देख लो भाई। उन्होंने देख लिया, उन्होंने अपने गांव की लिस्ट निकाली, समझ में आया कि बॉस यहाँ तो करप्शन है। तो वहाँ से एक पूरा संघर्ष तैयार हुआ, हम अनशन हुआ, सोशल ऑडिट की हमने डिमांड करी, तो हम सोशल ऑडिट करना चाहते हैं। अच्छा। फाइनली हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर करा करके लेकर के आए पूरे ब्लॉक का सोशल ऑडिट, और हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में, लगभग वो 18 करोड़ प्लस का करप्शन वहाँ निकल करके आया। आपके खाली डिस्ट्रिक्ट में? एक ब्लॉक में, खाली एक ब्लॉक में? हाँ, एक ब्लॉक में। अगर एक ब्लॉक में इतना हो सकता है तो पूरे स्टेट में, पूरे और ये भी सिर्फ एक स्कीम की बात करो, वहाँ पे ऐसी और बड़ी बड़ी 3-4 स्कीम्स और। ये जब हुआ तो ऑब्वियसली काफ़ी इसका बैकफायर भी होगा, क्योंकि भाई कुछ लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहना चाहिए इसको, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में संलिप्त हैं। अच्छा। आपने उनके जमे जमाए सिस्टम को ब्रेक कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा बैकलैश हुआ। तो आपने जब ये जो करप्शन का जब मामला सामने आया तो किसी ने आपको दबाने की कोशिश नहीं की? नहीं की, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, इवन तब के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रयास किया। अच्छा। तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उन्होंने मेरी फैमिली पे भी मतलब मेरे फादर पे प्रेशर बनाने की कोशिश की। मेरे फादर भी तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनके तो सीनियर थे कलेक्टर। मैंने भी अपने स्तर पे उसको थोड़ा स्ट्रांगली मैनेज किया कि भाई ये तो मतलब कोई गली में बच्चों की क्रिकेट की लड़ाई थोड़ी ना कि हम तेरे पापा को बता देंगे, हम तेरे पापा को बता देंगे। भाई कोई इशू है तो हमसे आगे बात करो, हमसे बात करो, हम भी एडल्ट हैं, राइट, जान के कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कॉन्शियसली कर रहे हैं। तो होता है, आप इस रास्ते चलेंगे तो थोड़ा बहुत तो वो जो मामला हुआ था उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी एज थी 28 आई थिंक, 27। ओके। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि इन सब मामलों की वजह से कभी आपको जेल जाना पड़ा हो या आपके ऊपर कोई केस हो गया हो? हाँ, मतलब पुलिस ने तो अरेस्ट तो हुए हैं, 2-3 बार हुए हैं, और हर बार किसी न किसी पब्लिक इशू पे लड़ने के लिए। तो एक बार रोड है हमारे यहाँ, एक हाईवे है, और वो हाईवे बहुत खराब था। अच्छा। और इतना खराब था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ट्रक पॉटहोल में जाकर के साइड की कार के ऊपर गिर गया, उसमें 7 लोगों की डेथ हुई। कार के अंदर? हाँ, कि टोटल इंसिडेंट में उस कार के अंदर जो 7 लोग बैठे थे। अच्छा। तो उसको लेकर के हमने प्रोटेस्ट किया था। सेंट्रल मिनिस्टर जो थे उनको भी विरोध किया। अच्छा। तो तब एक बार अरेस्ट हुए, एक बार एक टोल गवर्नमेंट इलीगल तरीके से टोल चला रही थी हमारे। अच्छा। तो उसका हमने विरोध किया था। तो ये तो चलता रहता है, मतलब आप पब्लिक लाइफ में तो प्रोटेस्ट करना और उस पर केस बनना और अरेस्ट होना, ये तो सब। फिर ऑन एन एवरेज कितने दिन के लिए रखते हैं जेल में? वो डिपेंड करता है। वैसे यूजुअली देखिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पता होता है कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है, बराबर है ना, ये कोई क्राइम करके नहीं आए, और उसमें बस कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन खुद उस क्राइम का हिस्सेदार होता है, तो फिर वो थोड़ा खुन्नस निकाल सकते हैं। अन्यथा थोड़ी आप भी ताकत बना के रखेंगे तो उन्हें भी पता है कि थोड़ा हिसाब से मैनेज करना है। सो मैक्सिमम आपने कितना दिन स्पेंड किया है ऐसा जेल में? क्यों ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा होगा उसको वो जानना चाह रहा होगा कि अगर कोई जाता है मतलब ऐसे अच्छे काम करने के बाद तो उसको कितने दिन तो पकड़ के रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्योंकि ज्यादातर ये सारी इसमें जो धाराएं लगती हैं वो सब बेलेबल होती हैं, नॉन वेलेबल नहीं होती। नहीं, देखो ये सवाल अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। जब जेल में जाते तो पुलिस वाले मारते भी हैं कि अच्छे से ट्रीट करते हैं? आपको यदि आप किसी भी पब्लिक इशू के लिए जेल जाते हैं तो आपको बहुत इज्जत मिलती है। गौरव जी, आप एक्सपीरियंशियल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, सो अब AI भी आ चुका है, सो आप
एजुकेशन का फ्यूचर क्या देखते हैं? एआई क्या पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा या फिर क्या कर सकता है एआई आपके हिसाब से? देखिए, एआई के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि वो दुनिया में सब कुछ बदलेगा उससे। इट इज अ बिगर चेंज, और जब सब कुछ बदलेगा तो एजुकेशन भी बदलेगा। मैं ये मान रहा हूं कि एआई जो है, जो हम पहले बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन है, पेडागोजी से वो नॉलेज बना, नॉलेज से फिर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग से विजडम बना। जब पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, एआई भी एक टेक्नोलॉजी है। अगर हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजीज को देखें तो एजुकेशन में सबसे पहली टेक्नोलॉजी कौन सी जिसने एजुकेशन को इम्पैक्ट किया सबसे ज्यादा? प्रिंटिंग। जैसे ऑफसेट प्रिंटिंग आया, स्क्रीन प्रिंटिंग आया, बहुत तेजी से किताबें छपनी शुरू हुई। किताबें छपी, शिप्स से दुनिया में अलग अलग जगह गई, पहुंची और लोगों ने उसको पढ़ा। उसके बाद तब तक एजुकेशन कंटेंट डिपेंडेंट थी, बहुत ज्यादा जो छप के आ रहा है उस पर हम डिपेंडेंट थे। फिर उसके बाद आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अब इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं बची, बुक में नहीं भी होगा तो इंटरनेट से देख लेंगे। अब पेडागोजी इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन अब जब एआई आ रहा है तो नॉलेज जनरेशन का काम तो एआई भी करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर स्कूल्स का क्या? एआई के जमाने में स्कूल्स का काम होगा स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चैतन्य बनाना, बहुत ज्यादा कॉन्शियस बनाना, उनके अंदर ये क्षमता पैदा करना कि वो एक डीप फेक वीडियो पे कॉन्शियसली रिएक्ट कर सके। इसका मतलब क्या है? यदि आपके सामने झूठा डीप फेक वीडियो है तो पहले तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। पहला काम आप ये कर सकते। आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक दूसरा एआई हो सकता है, अच्छा, जो उसको आइडेंटिफाई भी कर ले। तो वो हो सकता है आप क्षमता आप में हो या हो सकता है क्षमता आप में नहीं भी हो। दोनों केसेस में टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन आप उसको सही तरह से रिएक्ट, ये इंपॉर्टेंट। यदि उन्हें दिखा कि नहीं, ये किसी महिला का डीप फेक वीडियो है, तो वो उस पर कॉन्शियसली देखें कि ये तो गलत बात है भाई। अच्छा। और उसके लिए जरूरत है ज्यादा से ज्यादा रियल एक्सपीरियंसेस से इंटरेक्ट, ज्यादा से ज्यादा, और हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को इसके लिए यूज करने की जरूरत है। सो अभी जो गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें भी शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंटीग्रेट करे या उसको प्रमोट करे। बिल्कुल, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन समस्या वही है, पॉलिसी होना एक बात होता है और उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना दूसरी बात। अच्छा, तो आपके हिसाब से अभी इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है? देखिए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बजट चाहिए। हमने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बना ली। पॉलिसी इज अ व्हीकल, और उस व्हीकल में फ्यूल तो बजट से ही डालेगा ना। राइट। हमने फ्यूल ही नहीं दिया तो वो चलेगी ही नहीं। सो आपको क्या लगता है नेक्स्ट ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये नेक्स्ट कितने सालों में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो सकती है? देखिए, एजुकेशन की लेकिन एक बात और भी कि एजुकेशन के रिजल्ट कभी तुरंत नहीं आते। हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। आप किसी बच्चे पे यदि 12 साल, मतलब आज भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो 12 साल तो वो स्कूल में ही है। फिर वो 12 साल बाद स्कूल से वो बच्चा निकलने वाली है या निकलने वाला है, फिर वो समाज में जाएगा, फिर वो काम करे, तब आपको उसका रिजल्ट मिले। तो जल्दी कुछ एजुकेशन में नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए या तो अपना खुद का ट्रस्ट बनाते हैं, एनजीओ से कांटेक्ट करते हैं। सो आप भी एक तरीके का एनजीओ ही चला रहे हैं। सो क्या कभी आपको ऐसा कोई मौका मिला या किसी ने आपको अप्रोच किया कि हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे ब्लैक को व्हाइट में कर दीजिए? ये मैंने भी बहुत सुना है जो आप कह रहे हैं, पर मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि हमारे पास क्यों नहीं आते। अच्छा। और इसको मैंने थोड़ी इंक्वायरी भी करने की कोशिश की कि कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, उनके भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यार ऐसे तो लोग आते हैं। मुझे लगा यार हमारे पास क्यों, हम ऐसा क्या कर रहे हैं गलत कि हमारे पास नहीं आ रहे हैं लोग। क्या है कि एक जो आपकी इमेज पब्लिक में जाती है तो लोगों को पता है कि ये नहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो लोग हमें ऑफर भी नहीं करते। अच्छा। तो हमारे पास इसका कोई ऑफर नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, वो आरटीआई लगाते हैं और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो हमारे साथ तो ऐसा है कि हम यदि आरटीआई फाइल भी करते हैं तो बहुत ही होता है कि हमको एजेंसी जवाब ही नहीं देती, फिर हम अगली फाइलिंग करेंगे, फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे आरटीआई में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो हमको ऑफर कर दें कि आप तो पैसे ले लो, इन्फॉर्मेशन मत लो। अच्छा, तो हमको कोई ऑफर भी नहीं करता। सो देखिए, इस तरीके का काम करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। सो कभी आपको डर नहीं लगा कि आप जिन लोगों के खिलाफ बोलते हो तो उनके पास तो आपसे ज्यादा पावर है, कभी आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत हो? देखिए, डर और पावर, ये दो बातें मुझे आपने कही, डर और एक है पावर। तो डर क्या है? मुझे लगता है कि योर रिएक्शन टू अननोन इज फियर। अज्ञात जब है कुछ, उसको जब आप रिएक्ट करते हो, वो रिएक्शन डर है। उदाहरण, इस कमरे में अंधेरा कर दें और आपको खड़ा करना, छोड़ दें जगह, बोले चलिए, आपको अज्ञात है, आपको पता ही नहीं कि कब कहाँ क्या है, तो जो आपका रिएक्शन होगा वो डर है। और इससे
निकलने का तरीका क्या है? लाइट। राइट। तो जब आपके अंदर रोशनी होगी तो आपको डर नहीं लगेगा। आप अंदर की लाइट जला लीजिए, डर खत्म हो जाएगा। बच्चों को हम डराते हैं ना, हमेशा किस चीज से? अननोन से ही तो डराते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हमारे यहाँ समाज में बड़ी खराब प्रथा है, बाबा आ जाएगा, वहां मत जाना, बाबा है, या कुछ भी ऐसी अननोन चीजों से डराते हैं। तो व्हेन यू फेस इट, once there is light, fear is gone. So आपने देखिए, मुझे बताया कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत कुछ किया, तो आप बता सकते हैं कि ये डर लगता क्यों है? इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल कोई रीजन है? या फिर देखिए, जब भी कोई आदमी स्टेज पे खड़ा होता है, आप जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अंधेरा कमरा है, हमको पता नहीं है कि क्या चीज़ आने वाली है, तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम स्टेज पे जाते हैं या किसी को इंटरव्यू देते हैं या किसी नए आदमी से मिलते हैं, तो फिर भी हम डरते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं। ये क्यों होता है? जब आपको डर लगता है तो आपके साथ क्या होता है? किसी को भी जब डर लगता है उसके साथ क्या होता है? मोस्टली दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थोड़ा सा हाथों में पसीने आते हैं, पैर कांपते हैं। हाँ, ये जो इंस्टिंक्ट है, दिल की धड़कन तेज होना डर में, ये आज नहीं आई है हमारे ऊपर, ये हम इवॉल्व हुए हैं ऐसे ही। जब आपको किसी ने स्टेज पे बुलाया तो आपको स्टेज फियर है, आपके हार्ट बीट तेज हो जाएगी, क्योंकि डर का जो रिएक्शन टू फियर जो है बॉडी का, वो क्या रहा है हमेशा से। जब हम जंगल में रहते थे, मान लीजिए जंगल में आप कहीं जा रहे हैं, सामने शेर आ गया, तो आप क्या करोगे? उससे तो दूरी भागोगे। पहला रिएक्शन ये कि भाई भागना है। राइट। तो यदि भागना है तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हार्ट बीट तेज करनी पड़ेगी, ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। पसीने क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी को कूल रखना पड़ेगा। जब आप दौड़ोगे तो बॉडी हीट होगी, तो कूलेंट की जरूरत पड़ेगी बॉडी। पैर क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि और लेग्स आर प्रिपेयरिंग टू रन। तो ये आपका डर को रिएक्शन है, हम इवॉल्व हुए हैं तब से यहाँ तक। सो आप ये कहना चाहते हैं कि जब हमें डर लगता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथों में पसीने आते हैं, पैर हिलने लगते हैं, तो हमारी बॉडी तैयार हो रही है कि भागने के लिए। सो मैं एक और चीज जानना चाहूंगा। देखो, जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव काम करते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, बराबर, और जो पॉजिटिव काम करते हैं, लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, उनको हेल्प करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, लोग मदद तो करते हैं, तभी दुनिया चल रही है। और दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं, आज भी अच्छे लोग ही मेजॉरिटी में, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग मेजॉरिटी हैं, पर बुरे लोग ऑर्गेनाइज्ड है, वो संगठित हैं। और यदि अच्छे की ताकत बढ़ानी है इस दुनिया में, अच्छाई की ताकत बढ़ानी है इस दुनिया में, तो हमें अच्छे लोगों को भी संगठित करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में ताकत है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि इनके सबके छोटे से बड़े तक एक दूसरे से हित जुड़े हुए हैं। अच्छे लोग इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं है ऑर्गेनाइज होने, उनके पास कोई मिशन नहीं ऑर्गेनाइज होने। क्यों ऑर्गेनाइज हो भाई? इनको तो कट मिल रहा है ना, हर डील पे कट मिल रहा है, उनको तो नहीं मिल रहा। तो इसके कुछ नए तरीके खोजने की जरूरत है कि कैसे अच्छे लोग भी ऑर्गेनाइज हों, वो भी ताकत बनाएं और वो भी मिल करके एक मिशन की तरफ बढ़े। क्योंकि दुनिया में इतनी सारी स्पीशीज हैं, उसमें ह्यूमंस स्पेशल क्यों है? जीव जंतुओं में हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो इंसान से ज्यादा होशियार भी हैं, इंसान से ज्यादा ताकतवर भी हैं। फिर जो इंसान है उसकी क्या विशेषता है? इंसान की विशेषता है कि ह्यूमंस कैन वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यही इंसान की ताकत है जो उसको पूरे स्पेस में लेकर के जाती है। इतनी ताकत, सोचिए ना, इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज सोचिए। आज जो चंद्रयान या कोई और दूसरे स्पेसशिप्स जा रहे हैं, वो कोई आज थोड़ी ना चले गए, कितने सालों साल की उसके पीछे मेहनत है। कभी किसी ने बारूद बनाया था, फिर किसी ने उसको रॉकेट के फॉर्म में बना करके देखा, फिर किसी ने उसको चला के देखा, फिर किसी ने कुछ और बनाया, किसी ने रिमोट सेंसिंग करी कहीं, और ये सब पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग लोग कर रहे थे। वो सब मिलाकर के अब एक स्पेसशिप बन गया। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ह्यूमंस जो काम करते हैं, उनमें ये एबिलिटी है दैट दे कैन एक्चुअली ऑर्गेनाइज फॉर गुड। आपकी ये जो संस्था है, इसको और आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? देखिए, संस्था का बहुत कोई ऐसा गोल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ी संस्था बन जाए हम, या फिर हमारी संस्था के आज एक स्कूल है तो कल 500 स्कूल बन जाए। हम चाहते हैं एक भी बंद हो जाए, ये एक जो खोला वो भी बंद हो जाए, ये भी बंद हो जाना। अच्छा, जैसे कि आपने कहा था कि आप चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल चलाएं, उनका काम है वो। सरकार का काम है स्कूल चलाना, हमारा काम थोड़ी ना है। इतने अच्छा सरकारी स्कूल होना चाहिए गांव में कि हमारे स्कूल में बच्चे ही नहीं है। तो फिर आप क्या करें? हाँ, तो हमारा काम है कि हम लगातार, हमारा नहीं सबका, हर सिटीजन का इस देश में काम है कि वो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे। जैसे आज आप हैं, आप एक सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं,
इतने सालों से आपने अपनी एक्सपर्टीज गेन करी। अब गवर्नमेंट को यदि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में सोशल मीडिया के बारे में सिखाना है तो नए लोग तो नहीं हायर कर सकते, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कोई नए तो इसके लिए करेंगे। आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अपने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए, वहाँ बच्चों को सिखाइए कि भाई ये भी एक प्रोफेशन है, आप यूट्यूबर भी हो सकते हैं, इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बट इसके लिए भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रोग्राम रन कर सकती है ना, जैसे कि ये स्कूल है, इसके आसपास में इतने लोग हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको इनवाइट किया जाए ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज वहाँ पे शेयर कर सके। ऐसे तो रैंडमली तो कोई उठ के जाएगा तो उसको मतलब आप समझ रहे हो, उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो बिल्कुल करना चाहिए। और कुछ गवर्नमेंट्स ने कभी कभी थोड़ा इसको ट्राई भी किया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई इसको बहुत इम्पैक्टफुली नहीं कर पाया। बट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, हमारी अभी बात करते करते इवॉल्व भी हो गया। इमेजिन यदि कोई सिर्फ यही करे कि एक ऐप हो और आपको उसमें रजिस्टर करना है और आपको कहना है कि भाई मैं ये एक्स प्रोफेशनल हूँ मैं, राइट, और ये मेरी लोकेशन है, वहीं पे लोकेशन दोगे और उसी में स्कूल्स का डेटा भी है। नाउ इट इज एन ओपनली अवेलेबल डेटा। आपको जाना है, आपको गवर्नमेंट के से बात करनी है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, कि ये इतने लोग हैं जिन्होंने एग्री किया है आपके एरिया में अपने स्कूल्स में आने के लिए। आप बस हाँ बोल दो तो हम इनको ऐप के थ्रू ही कनेक्ट करते जाएंगे, स्लॉट वो बुक कर लेंगे और आकर के बच्चों से बात कर लेंगे, उनको टॉपिक दे देंगे। सो दोस्तों, अगर आपको छुट्टियां मनाने के लिए अपने शहर से बाहर जाना है तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इनके स्कूल में विजिट कर सकते हैं, आपके लिए पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा, आप वहां पे गांव भी देख पाएंगे और भी बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गौरव जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई और आपका जो कॉज है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है इस वीडियो को देखने वाले लोगों को फुल एंटरटेनमेंट मिला होगा। साथ ही साथ में अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका ईमेल आईडी मिल जाएगा, इन्हें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।